तो फिर मैं देख रहा था कि कैसे फुहारा सिंचाई विकसित होती है। तो अब क्या हो रहा है, अब हम नए टूल की ओर जाएंगे, क्योंकि जब संकट आ रहा है, जब आपदा आती है, तभी हम समाधान की ओर जाते हैं, पहले हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो आजकल क्या हो रहा है, बूंद बूंद सिंचाई की ओर हम जा रहे हैं। तो इसके अलावा जैसे फार्म पॉन्ड आपने देखा, कई बार अपनी वीडियो में देखा। सभी को नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिकल लेसन पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, यानी हमारे देश में किस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था है, सिंचाई के साधन कौन से हैं, और माइक्रो इरिगेशन किस प्रकार जो एग्रीकल्चर उसमें सहयोग करता है। बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी है, बहुत ही शानदार वे में इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि लेसन को आप लाइक शेयर जरूर करोगे और कमेंट करके बताओगे कि ये लेसन आपको कैसा लगा। और आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने ये लेसन बनाने की कोशिश की है, आप निश्चित रूप से इसको एंजॉय करने वाले हो। तो जैसे ये हमारा सिलेबस है, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम। तो इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन यूपीएससी की मेंस के एग्जाम में आए वो भी आप देख सकते हो। कि जैसे हम यदि आप जब भी शुरुआत करते हो, जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, सबसे पहले सिलेबस और सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना, ताकि पढ़ते समय आप अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल फोकस हो जाओ। आपको जाना है सीधी डायरेक्शन में, इधर उधर नहीं भटकना है। और ये मार्गदर्शन आपको कौन करवाएगा, आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर। ठीक है, तो क्वेश्चन किस टाइप के हैं कि भारत में जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी। अब देखो, बहुत ही आपको ये लगता है बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कई आयाम है। जैसे भारत में जल संकट, सबसे पहला आयाम यह है कि भारत में जल संकट क्या है। अब इसके समाधान में सूक्ष्म सिंचाई, अब सूक्ष्म सिंचाई क्या है, माइक्रो इरिगेशन के कौन कौन से टूल है, इसमें कौन से साधन है वो आपको बताने हैं, और कैसे और किस सीमा तक। क्या आपको लगता है कि माइक्रो इरिगेशन जल संकट से मुकाबला कर सकती है। तो ये क्वेश्चन हिंट दे रहा है कि ये बात सही है कि जैसे भारत में जल संकट, अब भारत में जल संकट के कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत के अंदर किस किस सेक्टर में कितना जल उपयोग होता है। तो हम लगभग देखें तो आप ये मान सकते हो इसमें लगभग 85 और 90%, 85 मान के चलो कि 85 जो प्रतिशत जल उपयोग कौन करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर उपयोग करता है। इसका मतलब सूक्ष्म सिंचाई यदि हम लाते हैं तो कहीं ना कहीं जल संकट से हम छुटकारा पा सकते हैं या समाधान निकाल सकते हैं। तो आप ये डाटा देके बताओगे कि हाँ, सूक्ष्म सिंचाई यदि हम करते हैं तो इससे हमारे जल संकट का समाधान निकलता है। लेकिन बाकी 15% और भी है। ठीक है, कुछ थोड़ी सी क्रिटिकल एनालिसिस और करोगे आप, तो आप मानोगे कि इंडस्ट्री में या डोमेस्टिक यूज भी जल का होता है, तो वहाँ पे भी हमें ध्यान देना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सामुदायिक जो विकास के साथ सामुदायिक जो भागीदारी है, सबका इसमें सहयोग चाहिए, इंडस्ट्री का सहयोग चाहिए, एनजीओ, समाज, सब मतलब मिलके इसमें काम कर सकते हैं। तो आप ये समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन को देखो हम तोड़ के समझ रहे हैं, और कैसे क्वेश्चन की डिमांड है उसको समझ रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन आए तो ऐसा करना है, तो आगे हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल उपयोग दक्षता से आप क्या समझते हो। देखो क्वेश्चन क्या है, जल उपयोग दक्षता यानी जल का सही से उपयोग हर एक सेक्टर में, कृषि, इंडस्ट्री, डोमेस्टिक। ठीक है, आप क्या समझते हो। और जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने में माइक्रो इरिगेशन की क्या भूमिका है। देखो 2021 में क्वेश्चन था कौन सा, माइक्रो इरिगेशन का। 2016 में भी क्वेश्चन आया हुआ है माइक्रो इरिगेशन का। आगे जैसे रिक्तीकरण परिदृश्य यानी जहाँ पे जल कम हो रहा है वहाँ पर क्या होगा, विवेक जल उपयोग के लिए जल भंडारण व सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपायों को सुझाइए। आगे है कि वाटर स्ट्रेस एरिया से कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में राष्ट्रीय जल विभाजक परियोजना यानी वाटरशेड जो प्रोजेक्ट है को विस्तार से स्पष्ट कीजिए कि ये कैसे भूमिका निभा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। अब हम जो पढ़ेंगे, पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि क्या हम जो कर रहे हैं, क्या जो मैं आपको सिलेबस करवा रहा हूँ, क्या हमारे प्रीवियस क्वेश्चन इससे सोल्व हो पा रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं क्या सोल्व हो पा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। विशेषतः डायरेक्ट होनी चाहिए, इनडायरेक्ट मतलब बहुत सारे ऐसे कीवर्ड और हिंट आपको वहां से मिल जाते हैं, ताकि आप कम मटेरियल कम रिसोर्सेज में भी आप अपना क्वेश्चन हैंडल कर पाओ। तो ये आप देखते रहना, मैं देखता हूँ क्योंकि मुझे भी तो आपके साथ एग्जाम देनी है। तो यहाँ पे मेरी भूमिका दोनों है, एक टीचर और एक एस्पिरेंट। तो एस्पिरेंट क्या चाहता है आपसे, एस्पिरेंट चाहता है कि मुझे टू दी पॉइंट नोट्स मिल जाए, ताकि मैं आसानी से अपने सिलेबस को बहुत ही कम समय में कर लूँ। और टीचर क्या चाहता है कि जो उसके साथ जुड़े हुए एस्पिरेंट है वो सफल हो, बहुत जल्दी एग्जाम में सफल हो, ज़्यादा समय ना गंवाएं इधर उधर, उनका समय बचे, पैसा बचे। तो ये दोनों जिम्मेदारी मैं निभाना चाहता हूँ। ठीक है, और आगे तो आगे चलते हैं, ये हमारे क्वेश्चन हो गए। और
अब देखो, आपके पास बहुत सारे अच्छे डाटा होने चाहिए, और इस लेसन को बनाते समय मैंने कुरुक्षेत्र मैगज़ीन का बहुत सहारा लिया है। तो मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि कुरुक्षेत्र मैगज़ीन पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस लेसन को जब मैं बना रहा था, तो मैं जितने भी नोट्स खंगाले मैंने किसी कोचिंग के या ऑनलाइन नोट्स खंगाले, तो उतने अच्छे नोट्स मुझे मिल नहीं पाए। फिर मैंने क्या किया, अपना एक प्रैक्टिकल अनुभव, क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूँ, और खुद खेती में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, और इसके साथ में कुरुक्षेत्र मैगज़ीन भी समय-समय पर पढ़ता रहता हूँ, तो वहाँ से अच्छे आर्टिकल मुझे मिल गए इस टॉपिक को कवर कराने के लिए। और आप ये जब लेसन एंड होगा ना, तो शायद आज ये लेसन, ऐसा लेसन मैंने कभी नहीं बनाया। इतना मेहनत करके, इतना वैल्यू एडिशन करके आप इसको एन्जॉय करोगे, निश्चित रूप से एन्जॉय करोगे। और एन्जॉय करते हो तो यार लाइक शेयर ज़रूर बनता है। बहुत कम लोग इसको लाइक करते हैं। 10,000 लोग देखते हैं तो 500 लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और लेसन लाने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास डाटा होने चाहिए कि जैसे इस ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन में आप डाटा लिख दो कि जैसे भारत में क्या है कि विश्व की, भारत में 18% आबादी है, और अभी तो हम विश्व में प्रथम स्थान पर होने जा रहे हैं। तो आबादी हमारी इतनी ज़्यादा है तो उपभोग भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी खाद्य संकट भी आ सकता है, तो हमें खाद्य प्रबंधन करना पड़ेगा। जल का भी हमें चाहिए कि पेयजल है, सिंचाई के लिए है, इंडस्ट्री के लिए है, डोमेस्टिक यूज के लिए भी हमें जल चाहिए। तो इतनी प्रतिशत जब हमारे पास विश्व की आबादी है, तो आप समझ लो कि मतलब कितनी आवश्यकता है हमारी। ठीक है, हमारी इकोनॉमी भी अब आने वाले वक्त में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली है, तो उसके लिए भी ऊर्जा और जल बहुत ज़रूरी है। तो पशुधन हमारे पास 15% है, पशुपालन के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, कि सिंचाई के लिए होती है। और जल उपलब्धता कितनी है विश्व की? मात्र 4%, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसको आप एक चीज़ देख सकते हो ना कि जनसंख्या, यानी सीधी सी बात है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कितनी है? कम है। अब डिमांड और सप्लाई का यहाँ जहाँ पे भी रूल लागू होता है, तो आप समझ सकते हो फिर क्या होने वाला है। जल का संकट आने वाला है, जल के लिए क्राइसिस बढ़ सकता है। आप देख रहे हो अपने आसपास समाज में जल को लेकर कितना क्राइसिस आता है, कितना संकट बढ़ता है। तो ये चीज़ें आप ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें लिखोगे तो मज़ा आएगा। और ये ऐसे पाई चार्ट आपको पता होने चाहिए। ऐसे एक इकोनॉमी वाले क्वेश्चन में, जैसे हम एथिक्स में क्या कर रहे थे, हम फ्लो चार्ट अलग बना रहे थे। ज्योग्राफी क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, इंडिया के मैप या वर्ल्ड के मैप बना रहे थे। और जैसे ही हम इकोनॉमी में प्रवेश कर गए, हमारे जो फ्लो चार्ट डायग्राम है वो चेंज हो गए। क्या हो गए? पाई चार्ट के रूप में आ गया, दंड आरेख के रूप में आ जाएगा, कुछ और अच्छे फ्लो चार्ट भी आ जाएंगे। तो ये भी एक समय के साथ आप सीख पाओगे कि हर एक जो सब्जेक्ट होता है उसके अलग अलग डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप जो भी आपको चाहिए वैल्यूडेशन के लिए, वो आप नोट्स के साथ बना सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको सिखा दूंगा, तो ऐसा कर सकते हो। तो ये दिखा रहा है कि भारत के अंदर क्षेत्रवार जल का उपयोग कितना है। तो अभी जो लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से 90% कृषि है, ये चेंज होता रहता है। कभी 85 कृषि, इंडस्ट्री 10%, ऐसा होता रहता है। लेकिन ओवरऑल आप लेके चलना। तो अभी जो डाटा है वो 90% कृषि, घरेलू उपयोग में 7% है, इंडस्ट्री में 2% है, अन्य में 1% है। या आपको ये याद नहीं है तो नॉर्मल याद रख लो कि कृषि के अंदर 85 रख लो, ठीक है। और घरेलू में फिर क्या करोगे, 10% कर लो, उद्योग में 5% कर लो। ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल एवरेज लिखना होता है वहाँ पे। एज इट इज डाटा आपको याद नहीं रहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके आसपास ही चीज़ लिख सकते हो। इसके अलावा जैसे सिंचाई स्रोतों की बात करें कि अभी जैसे हमारे क्षेत्र, हमारे देश में किस किस सेक्टर या किस किस साधनों से कितनी सिंचाई होती है, तो उसमें सर्वाधिक हम कह सकते हैं नलकूप। नलकूप तो आप जानते हो, ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं, कि एक धरती के अंदर छेद करके गहराई में, और वहाँ से पानी निकाला जाता है पंप के माध्यम से। तो ये क्या होता है? नलकूप होता है। और भारत में अभी सिंचाई में 46% नलकूप के माध्यम से सिंचाई की जाती है। अभी आप इस वीडियो में कुछ वैल्यूडेशन मैंने आपके लिए वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हो कैसे नलकूप से फव्वारा सिंचाई की जाती है, बूंद बूंद सिंचाई की जाती है, वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा नहरों से 24% है, कुएं से क्या है 16% है, और अन्य से क्या है 11% है। तो ये डाटा भी आपके पास होने चाहिए। अब जैसे सिंचाई का कोई क्वेश्चन आता है और उसके अंदर आप ये पाई चार्ट बना के आते हो, तो निश्चित रूप से आपका मतलब आंसर अच्छा लगेगा। जैसे मैं एग्जामिनर हूँ, आपका आंसर चेक कर रहा हूँ, तो यदि आप कुछ इनोवेशन करते हो, कुछ क्रिटिकल आइडिया या रचनात्मक चीज़ें आप वहाँ पे दिखाते हो, तो निश्चित रूप से मैं इंप्रेस होता हूँ और आपको एक्स्ट्रा 1 नंबर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जामिनर इंप्रेस होगा आपसे। और मेरा प्रैक्टिकल अनुभव भी ये कहता है, एग्जाम में जैसे अच्छे मार्क्स आए, तो मेरा अनुभव मेंस का ये कहता है 3 बार इंटरव्यू कॉल हो, उसी वजह से हुआ है कि शायद मैंने ऐसे अच्छे प्रयास किए थे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। इसके अलावा जैसे आपके पास और अच्छे डाटा हो तो बढ़िया है, कि जैसे भारत की कुल हम निवल सिंचाई सिंचित क्षेत्र देखें तो 35% भाग पर सिंचाई की व्यवस्था है। बाकी जो 50% क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, वो वर्षा पर निर्भर है। तो जब इतना क्षेत्र मतलब वर्षा पर निर्भर है, और वर्षा को लेकर आप देखते हो कि आजकल चरम जलवायु घटनाएं बढ़ रही है, वर्षा में काफ़ी अनियमितता आ रही है, भारतीय जो मानसून है उस पर अल नीनो ला नीनो का प्रभाव हो रहा है, तो सूखा, बाढ़ आदि की समस्या हो रही है। तो फिर जब 50% क्षेत्र हम डायरेक्ट वर्षा पर डिपेंड है, तो जल प्रबंधन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाटर शेड मैनेजमेंट हो गया, आपकी नदियों को जोड़ने का जो प्रोसेस है, माइक्रो इरिगेशन है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 50% आपकी जो आबादी है वो भी कृषि पर निर्भर है। 50% से अधिक आपकी जीडीपी का 15 से 20% पार्ट कृषि पर निर्भर है। और हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनना है, जब जीडीपी के जितने भी सेक्टर हैं, कृषि, इंडस्ट्री, सेवा, सभी सेक्टर जब ग्रोथ करेंगे, तो
आप जानते हो कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से हम फिर 7 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर जा सकते हैं। तो जल एक बड़ी बाधा बन सकता है, जल संकट एक बड़ी बाधा या आपदा के रूप में आ सकता है यदि हम उसका सही से प्रबंध नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें भी आप समझ सकते हो। इसके अलावा सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? ऐसे डायग्राम भी आप बना सकते हो कि सिंचाई की क्यों आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे अच्छे पॉइंट है कि मानसून वर्षा की अनिश्चितता है, पता नहीं होता कब हो जाए, कब नहीं होगी। जैसे अभी आप देख रहे हो, जैसे हमारे रीजन की मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अच्छी बारिश हुई थी अभी, जैसे जुलाई और अगस्त में बहुत अच्छी वर्षा हुई थी, फसलें बहुत अच्छी हुई थी। जैसे आप वीडियो में देख भी सकते हो आस-पास में कि जैसे बाजरा, यहाँ पे ग्वार अच्छे हुए थे। हमें एक्स्ट्रा जो फुहारा सिंचाई उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी इस बार। कई सालों के बाद में ऐसा हुआ कि हमें बिल्कुल भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। वर्षा से अच्छी सिंचित जो फसलें हैं उनको फ़ायदा मिला। लेकिन अभी जैसे मानसून ब्रेक हो गया, अनियमितता हो गई, जैसे अब 10-15 दिन होने को है, तो जो जिस समय फसलें पक रही है, उस समय वर्षा नहीं है, तो फसलों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो वही हम आस-पास देख रहे हैं कि किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि मानसून वर्षा की अनिश्चितता भी काफ़ी है, वर्षा की अनियमितता भी बहुत ज़्यादा है और वर्षा का असमान वितरण, मानसून विभंगता, सीमित वर्षा ऋतु, भूमि के जल की असमानता, नदियों की भी भौगोलिक विविधता अलग-अलग है, अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग नदियाँ हैं। कुछ क्षेत्रों में नदियाँ है नहीं, कहीं पानी भूमि का जल नहीं है। जैसे आप ये देखते हो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वहाँ पे स्थायी सूखा रहता है क्योंकि वहाँ की चट्टानें ऐसी है कि वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो स्टोरेज नहीं हो पाता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे आते हैं जिसके कारण हमें क्या होता है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा हमारी जो कृषि है वो 50% वर्षा पर भी निर्भर करती है। तो हमें सिंचाई प्रबंधन और सिंचाई की जो व्यवस्था है वो करनी होती है। इसके अलावा आगे हम बढ़ें कि सिंचाई प्रणाली के साधन कौन से हैं या सिंचाई प्रणाली कौन सी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये लिखा हुआ है सिंचाई प्रणाली। तो सिंचाई के साधन भी आपको पता होने चाहिए। हालांकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आए और मेंस के एग्जाम में एक अच्छी बात है, कभी भी सिद्धांतिक क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि सिंचाई के प्रकार बताओ, कितने प्रकार से क्या होता है, ऐसे कभी नहीं पूछेगा। जहाँ जहाँ मेंस में बात करते हैं क्वेश्चनों की, वहाँ पे प्रैक्टिकल आइडियाज़ पर ही क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। और करंट अफ़ेयर ध्यान रखना, करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन आएँगे। अभी जैसे हमारे देश में जो भी जल संकट हो रहा है, डार्क ज़ोन बढ़ रहे हैं ग्राउंड वाटर के और चरम जलवायु घटनाएँ बढ़ रही है, उसके कारण आपदाएँ आ रही हैं और कृषि के अंदर भी संकट बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन कैसे आएँगे? ऐसे आएँगे, जो करंट में चर्चा में रहते हैं, जलवायु परिवर्तन को लेकर, जल संकट को लेकर, जल दक्षता, माइक्रो इरिगेशन, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको आप ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं। तो नहरों से हम देख रहे थे 24% भाग पर नहरों से सिंचाई होती है। आपके पास एक अच्छा सा प्यारा सा इंडिया का मैप होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जैसे हमने लिखा कि नहरों से 24% सिंचाई कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, गंगा यमुना मैदान है, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र है। इसके अलावा और भी दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय पठार पर जहाँ पे नदियाँ हैं वहाँ के आसपास नहरों का विकास किया गया है। पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी घाटी है यहाँ पे। तो ये चीज़ें जहाँ में हमने लिखी ना, इसको आप मैप प्रेजेंट भी कर दो। जैसे हमने बात की, जैसे राजस्थान की बात करें, यहाँ पे जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो है, राजस्थान के साउथ में जो माही नदी वहाँ पे है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा में नहरों का विकास किया गया है, यूपी गंगा का जो मैदान है वहाँ पे किया गया है, उड़ीसा या मतलब बंगाल, दोनों क्षेत्रों में नहरों का विकास किया गया है। और इसके अलावा दक्षिण भारत में जहाँ पे केजी बेसिन आप कह सकते हो, कृष्णा गोदावरी, उन क्षेत्र में कावेरी जो नदियाँ हैं, तो आप इनको आराम से दिखा सकते हो। मैप पे भी आपने इसको दिखा दिया, बहुत अच्छा लगता है जब आप मैप बनाते हो, मैप पे दिखाते हो, तो एग्जामिनर आपसे निश्चित रूप से इंप्रेस होगा। और इसको शॉर्ट में आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, बता सकते हो। इसके अलावा कुओं नलकूप से, तो विशेषकर उत्तर भारत में ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? कुओं नलकूप से होती है। जैसे हमारे रीजन की बात करूँ, मैं जहाँ रहता हूँ, आप यहाँ पे अभी एक अच्छा सा वीडियो भी आपको मिल जाएगा कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे हम सिंचाई जो करते हैं, पहले क्या करते हैं, हम कुओं से करते थे। जैसे यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल अनुभव बताऊँ, यहाँ पे एक बहुत ही ये अनुभव आपकी सिंचाई वाला काम आएगा कि जैसे मैं अपने बचपन की बात करूँ, जैसे जो हमारे दादा और नाना जी हैं, वो जब सिंचाई करते थे तो हमने देखा कि उस समय क्या करते थे हम, ढोरों से सिंचाई करते थे, क्यारियाँ बना के करते थे। यानी उस समय पहले तो ये था कि जैसे जो कुआँ होता है, उससे जो पानी कैसे निकालते थे, बैलों के माध्यम से निकालते थे। बैलों के माध्यम से जो रहट और चड़स आपने सुना होगा कभी, है ना? उनके माध्यम से जो जल निकाल के फिर क्यारियाँ बना के उससे सिंचाई करते थे। लेकिन उससे जो अनाज होता था, खाद्यान्न जो होता था, कि कितना आ पाता था? उतना ही आ पाता था कि परिवार का भरण-पोषण हो पाता था। यानी हम सरप्लस अनाज नहीं उगा पाते थे और कोई उसमें हम किसी मतलब मार्केट में उसको सेल नहीं कर पाते थे। तो जो किसान है केवल उपभोग, अपने उपयोग के लिए ही फसलें उगा रहा था। लेकिन जैसे-जैसे मैं देख रहा था कैसे चेंज हो रहा था, 90 के दशक के बाद की बात है ये। मतलब जो क्यारी वाला सिस्टम है उसमें पानी कितना वेस्ट पे होता था और उस समय मशीनीकरण आ रहा था। मतलब उस समय जो विद्युत ऊर्जा है उसकी बात, जैसे 95 की बात करूँ, 95 के बाद अपने आस-पास की जो कहानी बता रहा हूँ कि उसमें कैसे मतलब
मशीनीकरण हुआ था, तो जो कुआँ है, कुएँ से फिर मोटर लगा के पानी निकाल रहे थे, लेकिन फिर भी क्यारी सिस्टम था, मतलब जो सतही सिंचाई सरफेस बोलते हैं, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ये हमारा जो परंपरागत सिस्टम है सिंचाई का, जिसमें सतही सिंचाई करते हैं, आपके आस-पास अभी भी होगा, जहाँ पे पानी अभी भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ऐसा ही होता है कि पानी बहुत मात्रा में होता है, तो वो क्यारियाँ बना के दोहरों के माध्यम से सिंचाई करते हैं। लेकिन उससे पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, मतलब पानी ज़्यादा यूज़ भी नहीं आता है फसलों को लेकर, और फसलें भी हम ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फिर मानव श्रम भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो फिर क्या हुआ, समय के साथ जैसे चेंज हुआ, तो हमारे यहाँ आप ये मान सकते हो 95 के बाद में फुहारा सिंचाई आई, मतलब सरकार ने किसानों को फुहारा जो सिंचाई के उपकरण है उन पे काफ़ी सब्सिडी दी, या फ्री में किसानों को दिए गए, ताकि किसान क्या करें, फुहारा सिंचाई अपनाएं और जो जल का दुरुपयोग कर रहे थे उससे उससे कहीं न कहीं फिर छुटकारा मिले, यानी उसका समाधान निकालें। तो फिर मैं देख रहा था कि कैसे फुहारा सिंचाई विकसित होती है। लेकिन 95 से लेकर अभी तक जैसे हमारे आस-पास फुहारा सिंचाई है, लेकिन अब पानी क्या है, जो ग्राउंड वाटर पहले 100-200 फीट पर था, आज कितने फीट पे चला गया, 500 फीट पे चला गया, 600-700 फीट पे चला गया, या कई क्षेत्र तो हमारे पास आस-पास के क्षेत्र हैं, वहाँ तो पानी है ही नहीं, बिल्कुल डार्क ज़ोन है। तो अब क्या हो रहा है, अब हम नए टूल की ओर जाएँगे, क्योंकि जब संकट आ रहा है, जब आपदा आती है, तभी हम समाधान की ओर जाते हैं, पहले हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो आजकल क्या हो रहा है, बूँद-बूँद सिंचाई की ओर हम जा रहे हैं। मतलब अब फुहारा सिंचाई को छोड़ के बूँद-बूँद सिंचाई अपनाएँगे, लेकिन बूँद-बूँद सिंचाई की एक सीमा है, मतलब बूँद-बूँद सिंचाई में हम फिर कृषि नहीं कर सकते। कौन-सी? जैसे जो गेहूँ, जौ वगैरह ये है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बूँद-बूँद सिंचाई में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। बूँद-बूँद सिंचाई केवल बागवानी या जो सब्जियाँ हैं उनके लिए लाभदायक है। तो फिर ये होगा कि जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मतलब पानी का संकट है, तो वहाँ पे फिर ऐसा ही होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारी सरकार और भी अच्छे प्रयास कर रही है। मैं मानता हूँ कि जो सरकार की योजना है उसका लाभ मिलना चाहिए। वास्तव में मैं खेत में बैठकर ये बात बता सकता हूँ कि मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है, कि हर एक सेक्टर में आज मैं बात करूँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, विद्युत हमें बिल्कुल फ्री में मिल रही है। मतलब किसानों से ₹1 भी इसका नहीं लेते हैं, और ये अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हिसाब से है। राजस्थान की भी बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है, राज्य सरकार ने बिल्कुल मुफ्त कर रखी है, क्योंकि विद्युत राजस्व सूची का विषय है। तो इसके अलावा जैसे फार्म पॉन्ड आपने देखा, कई बार अपनी वीडियो में देखा, इसमें सरकार ने 1 लाख सब्सिडी दी है, यानी जो आपने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नाम सुना होगा। हर खेत हर ब मतलब हर खेत को पानी बूँद-बूँद से, मतलब पर ड्रॉप मोर क्रॉप, आपने अच्छी तरीके से ये बातें सुनी होगी। तो ये प्रैक्टिकल रूप में आप यहाँ पे धरातल पर देख सकते हो। बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर आप इनको देख सकते हो कि हमें भी मतलब सरकार ने सब्सिडी दी है, और अपने आस-पास में देख रहा हूँ, जितने भी किसान हैं उनको मतलब इसमें सब्सिडी दी गई है, और आजकल किसान मतलब फुहारा सिंचाई के साथ-साथ बूँद-बूँद सिंचाई की ओर भी प्रोत्साहित हो रहा है, क्योंकि उसमें भी सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र वगैरह है, उनमें भी सब्सिडी मिलती है। तो ये चीज़ें जो प्रैक्टिकल बातें हैं, वो आप एग्ज़ाम में लिखना। मैं भी ऐसे लिख के आता हूँ, ये निश्चित रूप से मुझे भी काफ़ी लाभ देती है, और इन चीज़ों से आप यहाँ से सीख सकते हो। तो कैसे मतलब जो हमारा सिंचाई पैटर्न है, कैसे बदलाव आया है इसमें? कैसे हम जब समस्या आई है, आपदाएँ आई, तो कैसे हम अपने आप को इसमें बदल रहे हैं? और आने वाला वक़्त शायद अच्छा ही होगा, मतलब सरकार भी अच्छे से एम्पावर कर रही है, जन जागरूकता भी बढ़ रही है, आम व्यक्ति भी इन चीज़ों को समझ रहा है, और ऐसी फसलें उगा रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ज़्यादा उसमें जल उपयोग ना हो। तो ये चीज़ें सब काम आने वाली है, और आप इन चीज़ों को लगातार योजना मतलब कुरुक्षेत्र मैगज़ीन वगैरह, न्यूज़पेपर, इनसे भी पढ़ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो कुएँ और नलकूप मैं बता रहा था कि अपने रीजन में यहाँ पे 60% मतलब भारत के अंदर दोनों को मिला के, जैसे यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, यहाँ शेखावटी प्रदेश, जयपुर, अलवर, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश आदि। इसके अलावा तालाबों की सिंचाई साउथ इंडिया में ज़्यादा होती है। तालाब की सिंचाई वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ का जो धरातल होगा ना, थोड़ा पठारी और पहाड़ी होगा, ताकि जल का आसानी से संरक्षण हो पाए, जल ज़्यादा ज़मीन में न जाए, ठीक है? ज़्यादा सोख के नहीं मिट्टी, तो वहाँ पे तालाब की सिंचाई अच्छी होती है। तो जहाँ-जहाँ ऐसे पहाड़ी पठारी क्षेत्र है, वहाँ पे तालाब मिलेंगे, विशेषकर जैसे हमारे प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, वहाँ पे तालाब से सिंचाई सर्वाधिक होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया सिंचाई प्रणाली और सिंचाई के साधन। आगे बात करें माइक्रो इरिगेशन, तो माइक्रो इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, क्योंकि माइक्रो इरिगेशन के नए-नए टूल भी आ रहे हैं। पहले जैसे फुहारा सिंचाई था, टपकन विधि यानी बूँद-बूँद सिंचाई थी। आजकल और भी चीज़ें काफ़ी इसमें आने लग गई माइक्रो इरिगेशन में, जैसे आजकल जो वर्टिकल कृषि करते हैं, ऑर्गेनिक कृषि करते हैं, जिसमें ग्रीन हाउस है, मल्चिंग का प्रयोग है, पॉली हाउस में अगर एग्रीकल्चर करते हैं, तो वहाँ पे फिर पानी बहुत कम चाहिए होता है। जो परंपरागत कृषि थी उसके अंदर पानी जैसे दोहरों से हम सिंचाई करते थे, उसमें पानी बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता था, लेकिन इनमें बहुत फ़ायदा होगा। तो क्वेश्चन भी आजकल ऐसे आ रहे हैं प्रैक्टिकल वाले। तो सूक्ष्म सिंचाई क्या है? एक आधुनिक विधि है जिसमें जल संरक्षण और प्रभावी जल का प्रबंधन किया जाता है। इसमें क्या होता है, सूक्ष्म सिंचाई मुख्य रूप से जल खपत को कम कर जल दक्षता को बढ़ाती है और जल की बर्बादी को रोकती है। सूक्ष्म सिंचाई जल लागत का लगभग 20 से 50% तक कम कर सकती है। परंपरागत विधि में जहाँ हम जल बहुत ज़्यादा यूज़ में ले लेते, तो उससे कितना संरक्षण हो रहा है सूक्ष्म सिंचाई में? 20 से 50%, यानी फुहारा सिंचाई में आप मान सकते हो
20 से 30% बचत हो रही है। और जो आपकी मल्चिंग और बूंद-बूंद सिंचाई है, उसमें 70% तक के जल की बचत होती है, जल खपत कम होती है। इसके अलावा ऊर्जा की भी खपत कम होगी और जो फल सब्जी है उसकी उत्पादकता में वृद्धि होगी, खरपतवार कम होंगे, उर्वरकों का भी प्रयोग कम होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी। औसत आय में इतने डाटा लिख दिए मैंने जो आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं, और ये डाटा कुरुक्षेत्र मैगजीन से लिए गए हैं। आप भी समय-समय पर उनके आर्टिकल पढ़ सकते हो। योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन अच्छी है, जैसे कुरुक्षेत्र मैगजीन जीएस 3 में आपके काम आएगी, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर वाले मुद्दों में। वैसे ही योजना मैगजीन आपके जीएस 2 के पेपरों में और जीएस 2 के पेपर में और निबंध के पेपर में काम आएगी। तो ऐसे मैगजीन पढ़नी चाहिए। उसको ऐसा पढ़ना चाहिए कि जैसे आप मंथली लाते हो तो एक आर्टिकल डेली पढ़ो, उसको एक साथ क्यों पढ़ो? कई बच्चे एक साथ भी पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा इफेक्टिव तब रहती है, जैसे आपकी टेबल पर योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ी है, उसमें 10 आर्टिकल आते हैं, उनमें से काम के 4-5 आर्टिकल होते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, कभी-कभी आपका जब मन करे उठा के एक आर्टिकल पढ़ लिया, कभी 2 आर्टिकल पढ़ लिए, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप एक्स्ट्रा कोई मैगजीन पढ़ रहे हो। ऐसा पढ़ सकते हो, मैंने भी ऐसा किया है, फ़ायदा मिलता है। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में हम देखें तो केवल भारत का जो एग्रीकल्चर होता है उसमें 14.5 मिलियन हेक्टेयर ही क्षेत्र क्या होता है, सूक्ष्म सिंचाई से सिंचित है। इसका मतलब इस सेक्टर में अभी और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। इसमें एक समस्या भी आती है, इसमें कभी-कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, चुनौतियाँ और समस्याएँ। तो चुनौतियाँ और समस्या में एक प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी-सी ये टेक्नोलॉजी महँगी भी है। हर किसान इसको वहन नहीं कर सकता है, कि जो छोटे किसान या छोटे जोत आकार जिनका होता है, थोड़ा-सा क्या होता है, फुहारे जो सिंचाई होती है उसमें सरकार सब्सिडी देती है, निश्चित रूप से फ़ायदा होता है, लेकिन हर एक किसान उसको वहन नहीं कर पाता है। एक तो ये प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे हमने ऐसे मतलब बूँद-बूँद सिंचाई के खेत में प्लांट लगाए, या मतलब जो माइक्रो इरिगेशन के प्लांट लगाए, लेकिन जो आवारा पशु आते हैं, नीलगाय आती है, वो भी उनको काफ़ी ज़्यादा कभी-कभी तो तोड़ देती है, मतलब उनको नुकसान पहुँचाती है। तो फिर किसान बार-बार उनको सही नहीं करा पाता। और भी बहुत सारे मतलब इसमें हैं कई, जैसे इसमें मल्चिंग है, या जो पॉली हाउस, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी काफ़ी महँगी है, हर एक किसान इसको वहन नहीं कर पाता है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा, कभी क्रिटिकल एनालिसिस वाला आए, तो उसके पक्ष और थोड़ी-सी आलोचना आप कर सकते हो, थोड़े-से समाधान आप बता सकते हो। आगे जैसे हम देखें तो भारत में माइक्रो इरिगेशन की मुख्य रूप से अभी जो प्रणाली है वो आप थोड़ी सी बताना, क्वेश्चन में इसी हिसाब से पूछा गया है। जैसे फव्वारा सिंचाई, फव्वारा विधि या रेन गन से भी कहीं कहीं सिंचाई होती है, और जो बूंद बूंद या टपकन विधि है इसका भी काफ़ी प्रयोग हो रहा है आजकल। बूंद बूंद सिंचाई का तो काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में हो रहा है। इसमें इजरायली मॉडल को हमने अपनाया है, क्योंकि आपने देखा कि इजराइल किस प्रकार एक डेजर्ट था और उसने कैसे मतलब कम, वहाँ पे पानी के स्रोत भी बहुत कम थे, तो उन्होंने क्या किया, बूंद बूंद सिंचाई यानी टपकन विधि के माध्यम से अपने क्षेत्र में क्या किया, मरुस्थल को ग्रीन मतलब क्षेत्र में बदल दिया उन्होंने। अच्छी एग्रीकल्चर में के प्रोडक्शन वहाँ पे होते हैं। तो यही टेक्नोलॉजी हमने 90 के दशक के बाद में इजराइल के साथ एग्रीमेंट करके अपनाई, और हाल ही में तो मतलब इजराइल बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहा है। जैसे मैं अपने आसपास की बात करूँ, राजस्थान में डेजर्ट की बात करूँ, तो यहाँ पे जैसे अनार की खेती है, और भी बहुत सारे जैसे बेर की खेती हो गई, यानी जो फल वाले पौधे हैं उसमें इजराइल टेक्नोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है, बूंद बूंद सिंचाई को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आपके पास ये मॉडल लिखने के लिए होने चाहिए, एग्रीकल्चर वाले मॉडल बता सकते हो। तो फव्वारा विधि की बात करें थे कि नलकूप, कुओं व तालाबों से पाइपों के माध्यम से करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र है, बलुई मिट्टी है, उबड़-खाबड़ धरातल है, घास है, यानी फुहारा सिंचाई कहीं भी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि फुहारों में क्या होता है, जो पाइपलाइन होती है और जो फुहारे होते हैं उठा के आराम से कहीं भी रख सकते हैं। जैसे कहीं ऊँचा-ऊँचा है तो वहाँ पे भी ले जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जबकि नहरी सिंचाई में ऐसा नहीं होता। नहरी सिंचाई में फिर संकट आएगा कि जो ढलान या ढलान के सहारे जा सकती है, या मतलब ऊँचाई पर हम नहरी सिंचाई को नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन फुहारा सिंचाई में ये लाभ होता है। इसी तरह से बूँद-बूँद में भी ये लाभ होता है। तो बूंद-बूंद में क्या होता है कि पाइप द्वारा पौधों की जड़ों तक डायरेक्ट हम उसको क्या करेंगे, बूंद-बूंद से पौधे की जो जड़ें हैं वहाँ तक इसको पानी पहुँचाएँगे। लेकिन ये लाभदायक कहाँ पे? बागवानी फसलों में ज़्यादा लाभदायक है, या सब्जियों में ज़्यादा लाभदायक है, ठीक है। इसके अलावा इजराइल मॉडल हमने अपनाया है। इसमें मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए अभी जो चल रहा है इजराइल मॉडल ही चल रहा है, और इसमें फलदार पौधों का विकास किया जा रहा है। इसमें आप केस स्टडी बता देना राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की केस स्टडी बता देना कि वहाँ पे अनार और जो बेर की खेती है बहुत ज़्यादा उसका विस्तार किया जा रहा है, और दोनों से बहुत सारे लाभ हैं। इतने लाभ हैं मतलब कितने पॉइंट लिख सकते हो? क्वेश्चन आए तो आप इतने पॉइंट इसमें गिना सकते हो। जैसे लाभ जो फव्वारा सिंचाई में क्या होगा, सतही जल सिंचाई की तुलना में आसान जल प्रबंधन है, परंपरागत विधि की तुलना में जल में 40 से 50% की बचत है, इसमें कहीं भी सिंचाई की जा सकती है। इसके अलावा उर्वरक और जो कीटनाशक है उसके साथ ही मतलब फव्वारा सिंचाई में साथ ही दिए जा सकते हैं, अलग से आपको मानव श्रम लगाने की आवश्यकता नहीं है। कम लागत कर सकते हैं, वहनीय है, सरकार सब्सिडी देकर आसानी से किसानों की क्षमता विकास कर रही है। अधिक औद्योगिक भौगोलिक क्षेत्र में इसका सिंचाई संभव है। जैसे सतही सिंचाई या परंपरागत कृषि में क्या करते थे, 4-5 बीघा में एग्रीकल्चर कर सकते थे, उसके बाद में मानव श्रम बहुत ज़्यादा चाहिए, लागत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फव्वारा सिंचाई में 100 बीघा ज़मीन में भी हम आराम से इसको कवर कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्शन होता है, उत्पादन ज़्यादा होता है, निश्चित रूप से होता है। ये सब चीज़ें आप बता सकते हो। इसी तरीके से जो हमारी बूंद-बूंद सिंचाई उसमें परंपरागत सिंचाई की तुलना में 70% तक क्या होता है, जल बचत होता है, खरपतवार भी कम होंगे, श्रम लागत भी कम आएगी, मिट्टी का संरक्षण भी होगा, और इसके अलावा सभी प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों में संभव है।
इसमें लक्ष्य उन्मुख सिंचाई पौधों की जड़ों तक कर सकते हैं। फर्टिगेशन, आपने वर्ड सुना होगा एक बार, प्री में शायद ऐसा कुछ सुनाया था, फर्टिगेशन यानी सिंचाई के साथ ही उर्वरक हम इसमें दे सकते हैं, सिंचाई के साथ उर्वरक दिया जा सकता है। मृदा आर्द्रता भी निरंतर बनी रहती है, अधिक उत्पादन होता है, जलवायु परिवर्तन अनुकूल भी है, यानी आजकल चरमचर जलवायु घटनाएं बढ़ रही है, तो हम पहले से एग्रीकल्चर में ऐसे टूल लाएं, ऐसे समाधान निकालें ताकि किसान इससे ज़्यादा इफेक्ट ना हो। ठीक है, फिर आगे कृषि में जल प्रबंधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कृषि में जल प्रबंधन का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रकार किया जा सकता है, आपके पास ऐसे कौन से समाधान वाले बिंदु वो बता सकते हो। तो आज हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं और इसको हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, और इसका एक टारगेट भी लिया गया कि देश के हर जिले में क्या करेंगे, हम 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। ये आप इंट्रोडक्शन बता सकते हो ऐसा। इसके अलावा इसमें और भी योजनाएं, जैसे अटल भूजल योजना, ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी 7 राज्यों में, और विश्व बैंक का भी इसमें सहयोग है। तो पानी की कमी से त्रस्त क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी से भूजल का बेहतर प्रबंधन करना है, किसानों में जन जागरूकता और क्षमता विकास करना है। इसके अलावा वाटरशेड जो है, ऐसा क्वेश्चन आया एक बार ऐसा क्वेश्चन आया, तो 2000 कब आया था क्वेश्चन, अभी देख लेते हैं, ऊपर दिखाया था मैंने आपको जो क्वेश्चन आया था कि जो वाटर स्टेट इसमें, हाँ, वाटर स्ट्रेस जो एरिया है उसमें कृषि उत्पादन वृद्धि करने में राष्ट्रीय जल विभाजक परियोजना, ये है नेशनल वाटर शेड जो प्रोजेक्ट है, वो आया हुआ है क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि जल विभाजक या जल संभर क्या होता है, दोनों एक ही है। वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है या जल संभर प्रबंधन क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वाटर शेड, जल विभाजक, जल संभर सब एक जैसे वर्ड है, इससे ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं वापस टॉपिक पर। तो जल संभर विकास कार्यक्रम, तो जल संभर विकास कार्यक्रम को मैंने आगे और ज़्यादा अच्छे से कवर किया है, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। यहाँ ज़्यादा समझते नहीं, यहाँ पे केस स्टडी मैंने दी है एक आदिलाबाद तेलंगाना जिले की, ठीक है, और वहाँ पे बताया कि किस प्रकार वहाँ पे जल संकट था। पहले एक गांव है वहाँ का, गुंजाला गांव, और वहाँ पे भूजल संकट भी था, प्राकृतिक जल स्रोत भी वहाँ पे नहीं थे, कृषि पशुपालन संकट था, रोजगार गरीबी के कारण पलायन हो रहा था। तो वहाँ पे समाधान निकाला। फिर क्या हुआ कि जैसे एक तो समाधान ये था कि पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत क्या हुआ, वहाँ पे छोटे छोटे जो वाटरशेड विकास है, वाटरशेड मैनेजमेंट किया गया, और वर्षा का जल संरक्षण किया गया, सिंचाई का आधारभूत ढांचे को विकसित किया गया, किसानों को क्षमता का विकास किया गया, आसपास की जन भागीदारी ली गई, सरकार ने भी अच्छी मतलब वहाँ पे सब्सिडी प्रदान की। तो उसके बाद में क्या हुआ, भूजल स्तर भी अच्छा हो गया, वर्षा का जल संरक्षण। ये केस स्टडी कहानी के रूप में है, तो इसको मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, याद रखना। तो ऐसी केस स्टडी आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जल संभर वाला या जहाँ पे जल संरक्षण की बात हो, तो आप ऐसे केस स्टडी बतानी चाहिए, बहुत फायदा मिलता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय जल मिशन है, जल मिशन के तहत क्या हुआ था 2019 में, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्या किया गया, सही फसल कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें किसानों को कम जल लागत वाली फसलों के चयन हेतु प्रोत्साहित करना था। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन के हम पढ़ चुके हैं अभी, और पीएम कृषि सिंचाई योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पीएम कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू की थी, और ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है, और इसमें बहुत सारे और भी इसके कंपोनेंट है, जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम है, प्रति बूंद अधिक फसल है, यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और हर खेत को पानी, ठीक है, वाटरशेड प्रबंधन। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं देखो इसमें, और ये आ सकती है, याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये योजना पूछी जा सकती है। जैसे कैसे क्वेश्चन आएगा कि भारत में जल संकट के समाधान में या कृषि सिंचाई संकट के समाधान में क्या पीएम कृषि सिंचाई योजना का लाभ पहुंचा है, या इसका क्रिटिकल एनालिसिस पूछा जा सकता है, क्या इससे फायदा मिला है। तो आप दोनों पक्ष से इसमें बताना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, ठीक है, ये चारों पता होना चाहिए आपको। और इसके अंदर अभी हमने केस स्टडी देखी थी, और भी आगे और जानेंगे, इसको अच्छे से और समझने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा नाबार्ड के द्वारा क्या है, सूक्ष्म सिंचाई निधि 2018-19 में 5000 करोड़, और इसमें सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का विकास है, किसानों को सब्सिडी है दी जा रही है इसके द्वारा। जैसे जो अभी हम बात करें फव्वारा सिंचाई और जो बूंद बूंद के लिए जो टूल होते हैं, जो भी पाइपलाइनें होती हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है। तो इनके माध्यम से, नाबार्ड सूक्ष्म सिंचाई निधि के माध्यम से। इसके अलावा जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आम जनता सहयोग नहीं करेगी तब तक कोई भी योजना सफल होना थोड़ा मुश्किल होता है। और सामुदायिक भागीदारी से जैसे छोटे छोटे चेक डैम बना सकते हैं, महाराष्ट्र में ऐसा किया गया था। पानी पंचायत मॉडल उड़ीसा में ऐसा अपनाया गया था। कम जल लागते वाली फसलें कौन बोता है, किसान ही बोता है, तो उनको इसी जागरूकता होनी चाहिए। नवाचार भी होने चाहिए, जैसे गन्ने की खेती में ट्रेंच फार्मिंग से क्या हुआ, पानी की खपत बहुत ज़्यादा कम हो गई। ये मॉडल है, यूपी मॉडल है, यूपी में ऐसा किया गया था, ट्रेंच फार्मिंग। थोड़ा रिसर्च कर लेना बाद में, बाकी कीवर्ड लिखने हैं बस, ठीक है। कुशल जल प्रबंधन है, मनरेगा के माध्यम से भी जल संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्षा जल संरक्षण, ये कौन सा अभियान है, कैच द रेन अभियान। बस इतना पता हो तो मजा आ जाएगा आपको, इतने पॉइंट आप इसमें आप बात कर सकते हो। आगे है वाटर शेड मैनेजमेंट वाला, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हमें यहाँ पे लिखना जरूरी है, वैसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है दोबारा से भी। तो वाटर शेड मैनेजमेंट और जल समस्या का समाधान किस प्रकार कर सकते हैं। तो वाटर शेड मैनेजमेंट होता क्या है, एक इसको आप प्रैक्टिकल समझ सकते हो कि जैसे
आप जहाँ से आते हो, जैसे आसपास में आपके पहाड़ भी हैं, वहाँ पे नदियाँ भी बहती हैं, छोटी-छोटी वितरिकाएँ भी आती हैं। तो वहाँ पे कई बार ये होता है कि जैसे ज़्यादा वर्षा होती है तो फिर वितरिकाएँ टूट कर एक दूसरे में मिक्स होकर बड़ी नदी का रूप ले लेती है या बाढ़ का रूप ले लेती है या पानी बह के चला जाता है। तो उतना मतलब जल का आप उपयोग नहीं कर सकते हो। या ऐसा होता है कि आपके यहाँ वाटरशेड मैनेजमेंट है ही नहीं, मतलब आपका जल का प्रबंधन है ही नहीं। तो जो वर्षा का जल होता है वो बहकर दूर चला जाता है। तो और बाद में क्या करते हो, वहाँ की जो स्थानीय जनता या आप क्या करते हो, पेयजल का संकट है, कृषि का संकट आपके आ सकता है। तो क्या कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट की, जैसे जो आपका पहाड़ी एरिया है, जैसे वहाँ पे जो भी वितरिकाएँ आती है तो वहाँ पे आपने छोटे-छोटे बाँध बना दिए, चेक डैम बना दिए, झीलें बना दी आपने। और जैसे वहाँ का जो जो भूमि का जल है वो पहले कम था तो अब बढ़ने लग जाएगा धीरे-धीरे। आपने वहाँ पे वनों का विकास कर दिया, कृषि के लिए जो सिंचाई की छोटी-छोटी नहरें आपने निकाल दी, तालाब बना दिए वहाँ पे। तो ऐसे करके आपने क्या किया, एक डेवलप किया एक क्षेत्र का ना, उसको बोलते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, धरातलीय भूमि जल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन करना है, बहते जल को रोकना है, तालाब, छोटे चेक डैम बनाने हैं, जल भंडारण करना है। और इसके इतने पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए कि आपको इससे ज़्यादा की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए कौन से पॉइंट आने चाहिए, तो इससे क्या होगा, भूमि जल और वन संसाधन प्रबंधन, यानी भूमि का प्रबंधन कैसे करेंगे, छोटे-छोटे डैम बना दिए, छोटे मतलब सिंचाई के साधन वहाँ पे विकसित कर दिए। जल का भी हम क्या करें, जल भंडारण कर रहे हैं, भूमि के जल भी वहाँ पे वाटर जो रिचार्ज हो रहा है, वनों का भी हम काफ़ी विकास कर रहे हैं, संसाधनों का दक्ष उपयोग करेंगे, सभी लोग मिलकर करेंगे ऐसा। जैसे सामुदायिक भागीदारी इसमें होगी, संसाधन संरक्षण होगा, समता विकास होगी, यानी वहाँ पे तालाब, चेक डैम ये निर्माण करेंगे। तालाबों को निर्माण के लिए सरकार भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा नाबार्ड के द्वारा चेक डैम आदि को बनाने के लिए, या जो फुहारा सिंचाई है, माइक्रो इरिगेशन है, उनके लिए भी मतलब जो फंड आवंटित किया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पे बाढ़ और सूखा है, उनका आपदा का प्रबंधन किया जा रहा है। क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मतलब ये जब जितने भी चीज़ें जब सोल्व करते हैं तो उसमें देश का जो क्षेत्र है उसकी जो अन्य समस्या होती है, सामाजिक समस्या हो सकती है, गरीबी, बेरोजगारी, इनको भी समाधान किया जा सकता है। और कृषि व्यावसायिक क्षेत्र का भी विकास वहाँ पे किया जाएगा। जैसे मत्स्य पालन, तालाब बनाएंगे, तालाब में मछली डालेंगे, मत्स्य उत्पादन होगा। तालाब जो नहरों का विकास होगा उस पे हम सौर ऊर्जा के प्लांट लगा सकते हैं, तो सौर ऊर्जा भी वहाँ पे हम विकसित कर सकते हैं। मिट्टी का संरक्षण हम करेंगे, भूमि का जल रिचार्ज होगा अपने आप, और भूमि के जल गुणवत्ता सुधार होगा। वहाँ पे जो फ्लोराइड और नाइट्रेट की समस्या थी उनका समाधान हो जाएगा। पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, वर्षा जल भंडारण, संरक्षण, उस क्षेत्र का सतत समावेशी विकास होगा। महिला सशक्तिकरण होगा। पहले महिलाओं को पानी लेने के लिए 4-5 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, कई जगह 10-15 किलोमीटर की भी यात्रा करनी पड़ती है, तो वहाँ से इनका समाधान होगा। इसके अलावा महिलाएं कुटीर उद्योग लगा सकती है, कृषि से जुड़े हुए जो फूड इंडस्ट्री है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो बना सकती है, तो ऐसे यहाँ से अच्छा फायदा मिलेगा। स्वच्छ पर्यावरण व ऊर्जा, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, परिवहन, भंडारण, विपणन, तो क्या होगा, ये मतलब इतनी चीज़ें उसमें शामिल होती है। जो आप वाटरशेड मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, वो ये एक सर्वांगीण विकास की पहल होती है, ठीक है। और चाहो तो इसमें आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो। जैसे ऐसे डायग्राम बनाओगे वाटरशेड मैनेजमेंट का तो अच्छा लगता है कि आप समझ रहे हो चीज़ों को। इसके अलावा आपके पास केस स्टडी होनी चाहिए। एक केस स्टडी तो हमने पहले देखी थी, ऊपर वाली जो आदिलाबाद वाली, ठीक है, जो अभी हम देख के आए थे, केस स्टडी यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आदिलाबाद तेलंगाना वाली केस स्टडी थी। एक तो ये बता सकते हो याद रहे तो, या आपको कुछ नहीं याद रहे तो अपने आसपास की केस स्टडी बना दो। जैसे मैं अपने आसपास की बना दूंगा इसकी, जल संपर्क प्रबंधन की, जो हमारे पास जो भी हम कर रहे हैं ऐसा, तो वो बता देंगे, ठीक है। और दूसरी केस स्टडी एक एनसीईआरटी से मैंने लिए, रालेगन सिंधी या रालेगांव सिंधी, आपने नाम सुना होगा, अन्ना हजारे जी का गांव है, अहमदनगर महाराष्ट्र में। वहाँ पे भी ऐसा हुआ था कि 1975 से पहले क्या था, गरीबी, बेरोजगारी, पेयजल संकट, कृषि पशुपालन संकट, पलायन की समस्या थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, एक नेतृत्वकर्ता आते हैं वहाँ पे, कौन, श्री अन्ना हजारे। उन्होंने गांव वालों का नेतृत्व किया, यानी सामुदायिक जन भागीदारी के माध्यम से वहाँ पे वाटरशेड मैनेजमेंट के कार्यक्रम बनाए। सामाजिक, वहाँ की जो आर्थिक जो बुराइयाँ, सामाजिक बुराइयाँ जो थी वहाँ पे, आर्थिक संकट था, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। और वहाँ पे आज ये है कि रालेगन सिद्धि या रालेगांव जो सिद्धि है, आज हमारे देश में एक रोल मॉडल गाँव के रूप में, आदर्श गाँव के रूप में जाना जाता है। तो आप बता सकते हो। तो केस स्टडी मैंने यहाँ पे बहुत छोटी लिखी है, कहानी की तरह, एक पूरा पेज भरने की आवश्यकता नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। 12th क्लास की एनसीईआरटी है, उसके अंदर ये स्टोरी दी गई थी, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय जल विभाजक परियोजना, तो जल विभाजक परियोजना या अभी हम जो जल संपर्क पढ़ के आए हैं वही है, मतलब जितने भी इसके टूल है यही इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रीय जल विभाजक परियोजना, तो वो टूल अभी हम पढ़ के आए वही इस्तेमाल करना है। बाकी इसको निरांचल परियोजना भी बोला जाता है,
ठीक है, ये विश्व बैंक की सहायता से प्राप्त है। एकीकृत जल प्रबंधन का विकास कार्यक्रम करना है, संधारणीय कृषि का विकास करना है, और इसके अंदर जितने टूल अभी हम बात करके आए हैं 10-12 टूल, वो इसमें शामिल होंगे। जल संभर वाले टूल इसमें शामिल होंगे, तो दोबारा मैंने यहाँ नहीं लिखा है। इसके अलावा एक हरियाली योजना भी है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित वाटरशेड परियोजना है, इसको भी आप याद रखना। हरियाली परियोजना आ सकता है, निरांचल परियोजना आ सकता है, और इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं। इसके अलावा जो नीरू मीरू है, जल और आप आंध्र प्रदेश, ये भी एनसीईआरटी में लिखा गया है। अरवरी पानी संसद है अलवर में, और अलवर में आपने नाम सुना होगा कैसे अलवर की वहाँ की नदियों को पुनर्जीवित किया, राजेंद्र जी का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तरुण भारत संघ उनका एक एनजीओ वो जो जल संरक्षण के लिए काम करता है, तो आप ऐसा बता सकते हो। आपके पास और भी मॉडल हो सकते हैं, जैसे मतलब लद्दाख का मॉडल बता सकते हो, सोनम वांगचुंग वाला मॉडल, ठीक है, स्तूप बर्फा वाला, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं इसमें, आप अपने स्थानीय जो चीज़ें उनको बता सकते हो। तो इस प्रकार ये लेसन समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आज का लेसन बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, मुझे अच्छा लगा खुद को भी पढ़ के, कि आज जो हमें चाहिए था कहीं अब दोबारा से भटकना नहीं पड़ेगा, सब कुछ एक ही जगह है।